सुबह डॉक्टर के यहाँ नवाब के अजीज़ों का हजूम हो सकता है, वो हमारा वहाँ जाना भी अज़बस ज़रूरी है। नवाब फहमीद अज़ रुए एहतियात हमें आड़ में रखने की कोशिश करेगा। हाजरीन से हमारे तारुफ में उसे मजलिसी अदाब से भी रद्दगर्दानी करनी चाहिए, लेकिन किसी की उंगली भटक गई या किसी की ज़ुबान बहक गई तो सभी की निगाहों का मरकज़ और महवर हम ही होंगे। और क्या ज़रूरी है कि नवाब की पुरसश के लिए आने वालों में हमारा आशना कोई नवाब महाराजा ना हो। नवाब जहाँ ताब के यहाँ क़याम नवाब आलमताब की तदफीन के मौका पर हम नकाब डाले हुए नहीं थे, और जो नवाब गुज़िश्ता मरतबा हाथों से हमारे निकल जाने और बम्बई वापसी के सफ़र में हमारा ताक़ुब करने वालों की नाकाम वापसी की ख्वाहिश दिल में लिए होंगे, उनमें से कोई भी वहाँ हो सकता है। नवाब सरबत के गम के बावजूद हमें देख के उन पर शादी मरक का एहजान तारी हो जाएगा। मैं विठल से कुछ न कह सका। यकीनन मेरी हुज्जत से इफ्तरा परदासी झलकने लगती थी। उसे बरगिश्ता भी होना चाहिए और जुदा भी। उसने मेरी तरफ से करवट बदल ली। उसकी बंद आंखें देख के जोरा ने भी उसके पैरों से हाथ उठा ली। मुबादा उसकी नींद में खलल पड़े। जोरा ने इसके आधे जिस्म पर अस्तगी से चादर डाल दी और कोई आहट पैदा किए बगैर वहां से उठ गया। जुबरू ने दरवाजे की चटखनी चढ़ा के रोशनी धीमी कर दी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम एक दूसरे से बेनियाज रात गए तक जागते रहे। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। मुझे नदामत हो रही थी। खाने के बाद इनकी तबीयत में कैसी शगुफ्तगी थी। मैंने इनकी आंखों में रेत भर दी थी। मैं इनसे माजरत करना चाहता था कि मेरा मतलब कुछ और नहीं था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई। बाद में इस लेपापोती से हासिल भी किया था, सो मैं चुप ही रहा। 1 बजे के करीब जोरा को चाय की तलब हुई। बम्बई के रहने वालों को चाय की बड़ी आदत होती है। सोने से पहले भी पी लेते हैं और इन्हें नींद भी आ जाती है। करवटें बदलते रहने से कुछ शुगल ही बेहतर था। उसने चाय मंगवा ली। जुमरू ने मना कर दिया, मगर जोरा के ख्याल से मैंने इसका साथ दिया। फिर रात के आखिरी पहर कहीं मेरी आंख लगी और सवेरे ही मैं उठा। डॉक्टर के घर की चारदीवारी के बाहर सजी हुई घोड़ा गाड़ी के अलावा 3-4 मोटरें भी खड़ी थीं। 9 बज रहे थे। बाहर मूड़े पर बूढ़ा मुलाजिम दरबान बना बैठा था। अंदर बरामदे में भी चंद लोग मौजूद थे। इनमें हदायत अली ड्राइवर भी था। छोटा दरवाज़ा खुला होने की वजह से इसकी नज़र हम पर पड़ गई। दूसरे लम्हे वो बाहर आ गया और इस तरारी अंदाज में सर झुका के उसने विठल को सलाम किया, मेरी खैरियत पूछी। उसका चेहरा जर्द पड़ा था। वो बहुत मुस्तरब हो गया था, जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बूढ़े मुलाजिम ने हमसे अंदर चलने के लिए कहा, लेकिन विठल ने अनसुनी करके उसे हदायत की कि अंदर जाके डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा को हमारी आमद के बारे में मुतला करे और कहे कि अगर कोई हर्ज ना हो तो चंद मिनट के लिए बाहर आने की जहमत करे, हमें ज़्यादा देर ठहरना नहीं है। बूढ़ा शख्स अंदर चला गया। हदायत अली ने इस इस्ना में अपने औसान बहाल कर लिए थे। वो दजीदा नज़रों और सरासीमा आवाज़ में खुद बताने लगा कि अंदर इसके आका के कई अजीज़ मौजूद हैं। रात ही से ये सिलसिला शुरू हो गया था और अभी सुबह से तो कितार बंधी हुई है। एक जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। नवाब की हालत का जिक्र करते हुए इसकी आवाज़ भर आ गई। उससे ठीक तरह बात भी नहीं हो पा रही थी। वो अभी कुछ और बताता कि बाएं जानिब से एक मोटर आके रुकी। हदायत अली अकड़ सा गया और हाथ बांध के पीछे हट गया। हजूर नवाब आबिद अली खान साहब, उसने कानापूसी के अंदाज में हमें बताया। आने वाली मोटर के ड्राइवर ने उतर के पीछे का दरवाज़ा खोला। अंदर से तुर्की टोपी, सफ़ेद शेरवानी और चूड़ीदार पाजामे में मलबूस एक सुर्ख सफ़ेद लहीम और शहीम गोल मटोल सा शख्स बरामद हुआ। हदायत अली कोनश बजा लाया और हमें छोड़ के नवाब को अंदर ले गया। चेहरे बशरे ही से नवाब आबिद अली खान कोई बड़ा नवाब मालूम होता था। उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं। मोटर से उतर के वो सीधा दरवाजे में दाखिल हो गया। हमारा शनासा कोई नवाब होता तो उसकी नज़र हम पर ज़रूर ठहरती। मुलाजिम ने वापस आकर बताया कि डॉक्टर के आने में देर हो सकती है। उसका मकसद था कि हम चाहें तो अंदर नशिस्तगाह में बैठ जाएं। हम वहीं खड़े रहे। 10 मिनट गुजरे होंगे कि डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा किसी कदर घबराया हुआ बरामदे में दिखाई दिया और मुलाजिम पर खफा होने लगा कि हम अभी तक बाहर क्यों खड़े हुए हैं। विठल के बताने पर कि हमने खुद ही अंदर जाने से पहलू तही किया, डॉक्टर की तनी हुई भवें दुरुस्त हुई। दरवाजे पर इसका हमारे साथ इस तरह तादेर खड़े रहना नसेबा था। विठल ने कहा कि उसे एहसास है अंदर के मेहमान बैठे हैं, लेकिन वो ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, उसे सिर्फ नवाब का हाल मतलूब है। डॉक्टर ने जैसे अपनी उलझी हुई सांसें हमवार करने का वक्फा लिया और दिलसोजी से बोला, रात और नवाब सरबत पर खासी भारी गुजरी है। बोलते हैं जम की पहली रात ऐसी कठिन पड़ती है। हाँ, डॉक्टर ने यसीयत से कहा, लेकिन यह मामला कुछ पेचीदगी इख्तियार करता जा रहा है। बेहोशी की तेज़ दवाओं का नवाब पर थोड़ी देर के लिए असर होता है कि इन्हें होश आ जाता है, और वह मरहला इनके लिए हम सब के लिए खासा अजियत का होता है। आपको मालूम है, एक नर्स, एक तजर्बाकार शख्स मुस्तकिल उनकी निगरानी कर रहे हैं। गो वो उन्हें संभाल लेते हैं, लेकिन इस तरह यक बयक बेकरार हो जाना नवाब के लिए और नुकसानदेह साबित हो सकता है। मजबूरन नर्स को हदायत की गई है, अगर दोबारा इन पर दौरा पड़े तो हाथ पैर बांध दिए जाएं। रात पहली बार उन्हें होश आया तो हमने बताने की कोशिश की कि सब खैरियत है। आप मज्जन मियाँ के बाग से अब अपने घर, हमारे घर हमें महफूज हाथों में आ गए हैं। महफूज हाथों में आ गए हैं और सेहतियाब हो रहे हैं। ये देखें, आपकी वालिदा, बहन और फहमी भाई सामने खड़े हैं।
बस कुछ वक्त की बात है, हौसला रखे। उन्होंने सुना या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। बस आप दोनों हजरात का नाम इनके विरदे जुबां रहा। दूसरी बार कोई 5 बजे के करीब फिर इनकी हालत बिगड़ी, मगर खुदा का शुक्र है इस वक्त किसी हद तक काबू में है। आज हम और देखेंगे। फिर आप ही से गुजारिश करनी होगी कि आप इन्हें अपना चेहरा दिखाएं, यकीन दिलाएं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बाफियत हैं। मरीज को नफ्सियाती तरीकों से भी अफाका होता है, शायद इसी तदबीर से कुछ बेहतरी हो। जो आपका हुक्म हो। विठल ने सीने पर हाथ रख के कहा और कुछ तौक़ुफ़ के बाद तड़कती आवाज में बोला, नवाब साहब को ठीक हो जाना चाहिए साहब। एक लहजे के लिए डॉक्टर के चेहरे पर धुंध छाई थी कि विठल का शाना थपथपाते हुए बोला, हमसे ऐसा न कहिए, आपने को पता है ऐसे ही मुंह से निकल गया साहब। विठल ने भिजी हुई आवाज में कहा और माजरत चाही कि डॉक्टर को हमारी वजह से बाहर आना पड़ा। रात के लिए उसने पेशबंदी की कि अगर ज्यादा मेहमान हुए तो मुमकिन है हम एक बार फिर डॉक्टर को बाहर आने की जहमत दें। अच्छा नहीं लगता आप लोग यूं दरवाजे से लौट जाएं। डॉक्टर कसमसाते हुए बोला, आपने को भी नहीं। वेटर ने सदर महरी से कहा, पर अच्छा बुरा नवाब साहब के बाद देख लेंगे। डॉक्टर के इजहार तासुब में शिद्दत भी नहीं थी। उसकी मंशा भी यही मालूम होती थी कि इतने मेहमानों की मौजूदगी में हमारी आमद उलझन का बायस होगी। नवाब सरवत की लम्हा लम्हा निगहबानी और इसके मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का ख्याल रखने का बखेड़ा ही कुछ कम ना था। हो सकता है मेरी तरह विठल को भी डॉक्टर के हाल पर तरस आया हो। वह एक गोशा गिर सुलाजू और लिए दिए रहने वाला शख्स था। उसके बाल बेतरतीब थे, पेवटे भारी भारी। रात में वो क्या सो पाया होगा। उसके घर का तो सारा निज़ाम ही ज़ेरो ज़बर हो गया था। हमारे पास कोई 7-8 मिनट से ज़्यादा डॉक्टर को नहीं ठहरना पड़ा। गुज़िश्ता रात की तरह विठल ने आने वालों के बारे में बूढ़े मुलाजिम से कोई सवाल किया, ना हदायत अली ड्राइवर से सुनगुन लेने की जस्तजू की। मेरा ख्याल था कि दिन शुरू होते ही विठल ने होटल से निकलने का इरादा किया तो इसके ज़हन में ज़रूर कुछ होगा। डॉक्टर के यहाँ नवाब की अयादत के लिए आने वालों के बारे में किसी के सामने इतना तजस्सुस जाहिर करना मुनासिब नहीं था, तो हम अपने तौर पर वहाँ आने जाने वालों पर निगाह रखने के लिए इर्द गिर्द की गलियों में घूम सकते थे। जाहिर था कि विठल को डॉक्टर के हाँ मौलवी साहब की आमद का यकीन ही नहीं है, या वही जानता था कि इसके दिल में क्या है। कोई दूसरा किस तरह जान सकता था। अभी 10 नहीं बजे थे, धूप हल्की हल्की थी, दुकानें खुल रही थी। हम सीधे होटल आके अपने कमरे के जिंदा में मबहूस हो गए। रात को विठल ने उजलत नहीं की। खाना खा के और चाय पी के हम होटल से बाहर आए। अंधेरा हर सू जम चुका था और कमकमों की रोशनियां गहरी हो गई थी। डॉक्टर के मकान पर इस वक्त भी कई मोटरें खड़ी थीं। सबसे पहले बूढ़े मुलाजिम ही से हमारा सामना हुआ। हमें देख के वो हवास बख्ता सा हो गया और हमारे कुछ कहने से पहले इधर उधर ताकते हुए उसने सरगोशियाना लहजे में बताया कि शाम को सादा लिबास में पुलिस के 2 आदमी आए हैं। ऑफिसर मालूम होते थे। नवाब फहमीद और डॉक्टर अलग कमरे में आधे घंटे तक उनसे बातें करते रहे। विठल की तरफ से किसी इस्तफसार या रद्दमल की तवक्को में मुलाजिम ठहर गए। विठल के जमूद की वजह से आगे कुछ कहने का हौसला न हुआ और आगे शायद उसे कुछ मालूम भी ना था। विठल की हिदायत पर वो डॉक्टर को बुलाने के लिए अंदर चला गया, फौरन वापस आ गया। उसने बताया कि नवाब सरवत की वालिदा और नवाब फहमीद के इसरार पर डॉक्टर ख्वाबगाह में जा चुका है। कल सुबह से अब तक उसके मामूलात ही बदल गए थे। मुसलसल जागते रहने से डॉक्टर के मुतासर हो जाने का अंदेशा था। नवाब फहमीद ने मशवरा करके इसकी जगह एक और डॉक्टर को बुला लिया है। मुलाजिम ने पूछा कि विठल की ख्वाहिश हो तो वह दूसरे डॉक्टर को हमारे पास आने के लिए आमादा करे। विठल ने मना कर दिया और इसी से नवाब की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाजिम के कहने के मुताबिक नवाब ने नस्बतन पुरसकून दिन गुजारा था। दिन में 2 बार उसे होश आया और वह संभला ही रहा। पहले की तरह उस पर हफ्काती दौरा नहीं पड़ा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे हवा में शबनम खुल गई हो। हम पैदल ही होटल वापस आ गए। होटल के नज़दीक चुमरू और जोरा फासला कम करके हमारे साथ साथ हो गए थे। मैंने दानिस्ता उन्हें डॉक्टर के यहाँ पुलिस की आमद के मुतालिक इशारा कर दिया था ताकि मौका मिलने पर वो विठल को टोकने टटोलने की कोशिश करें। यह भी इम्कान था कि खुद विठल ही जुमरू और जोरा को आइंदा के लिए कोई ताकीद करे, मगर कमरे में पहुंच के विठल ने इस बारे में कोई बात करने की बजाय अनानास का शरबत मंगवाया और जोरा से सर की मालिश की फरमाइश की। सर तो अब खोलना ही चाहिए था। बम्बई में चंपी करने वाले अपने फन में बड़े ताक होते हैं। कमोबेश सभी मालिश करने वाले हाथ रगों की शुद्ध बुद्ध रखते हैं, लेकिन बम्बई के लोगों का अपना एक हुनर है। हथेली और पंजे के दबाव के अलावा उंगलियों से खूब काम लेते हैं, कभी आहिस्ता कभी तेज। उंगलियां इस मुशाकी से चलाते हैं कि सर दबता भी है, बचता भी है। सर बजने से लग राहत मिलती है। त्वातर से गूंजने वाली आवाज़ों के ज़ेरो बम में बड़ा तनासुब होता है। इस पर त्वातुर, तकरार और तरतीब व तनासुब से कोई लहसी पैदा हो जाती है और लोरी का काम देती है। जहाँ तक मुझे मालूम था, जोरा ने कभी ये पेशा अख्तियार नहीं किया था। वो कुछ अरसे के लिए बाकायदा एक पाड़े की चौकी पर बैठ चुका था। झींगा के पाड़े पर इसकी मुमताज़ हैसियत थी। जोरा के हाथ माहिराना अंदाज में चल रहे थे, जैसे वो यही काम करता रहा हो। कहते हैं शराब की तरह मालिश के असर के लिए भी आमादगी शर्त है। सरूर की आमादगी ना हो तो सरूर मुश्किल से आता है। विठल ने आंखें मींच ली थी। कुर्सी पर इसका सर ढुलक ढुलक जाता था।
उसे लुत्फ आ रहा होगा, इसलिए उसे नींद भी जल्दी आ गई। किसी कल्बी तमानीत की हालत ही में ऐसी आसानी से नींद आ सकती है। विठल के सुकून की एक वजह तो यही हो सकती थी कि नवाब फहमीद और डॉक्टर नासिर मिर्जा ने पुलिस ऑफिसरों को किसी तरह संभाल लिया होगा। हमारे जिक्र पे उन्हें मस्बत बातें ही करनी, वरना वो पुलिस को हमसे बास पुरस के लिए रोके रखते। विठल के इत्मीनान की दूसरी वजह यह हो सकती थी कि आदमी दस्तरस भरी तदबीर कर सकता है। कुछ लकीरों और सितारों का भी हिस्सा होता है। कोई सार इस्तात से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता, वजन कैसा भी हो। सबसे बड़ा जबर तो वक्त है। एक रात और गुजर गई। सुबह ही सुबह विठल के हुक्म पर हम ड्यूटी के लिए निकल गए थे और ठीक 8 बजे डॉक्टर के दरवाजे पर मौजूद थे। मुझे तो ये सब कुछ मजाक सा लग रहा था। सब जैसे रास्ता भूल गए हों और एक दूसरे को बहलावे दे रहे हों। हमारी दरख्वास्त पर डॉक्टर नासिर मिर्जा फ़ौरन बाहर आ गया। उसने अच्छी तरह आराम किया होगा, जब भी कल के मुकाबले में आज उसके चेहरे पर तरोताज़गी थी। हमें देख के वो खिलसा गया। कल रात आप तशरीफ़ लाए और मुलाकात न हो सकी। हमें तो कैद कर दिया गया था, अपने को बाबा ने बोला था। विठल ने मुस्कुराकर कहा। क्या बताएं, डॉक्टर मचल के बोला। नवाब सरवत की वालिदा मोहतरमा और नवाब फहमीद ने हमें बजबर ख्वाबगाह में बंद कर दिया था। अच्छा किया साहब, अभी आप नए नए लगते हो। हाँ, डॉक्टर खुशगवारी से बोला। सच पूछिए तो नवाब सरवत की तरफ से कल रात पहली बार हमें कुछ फरागत नसीब हुई थी। शायद इसीलिए हमें नींद आ गई। अब कैसे हैं खान बहादुर साहब? डॉक्टर को हंसी आ गई। देखिए, अभी कोई दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कल की निस्बत आज यकीनन बेहतरी के आसार हैं। बस एक बात और। डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी छा गई और वो उलझ सा क्या। क्या साहब? विठल ने तरद्दुद से पूछा। नहीं, ऐसी परेशानी की बात नहीं, डॉक्टर ने बउजलत संभल कर कहा। पहले की तरह इसरारी दौरा तो नहीं पड़ा, लेकिन अब इन पर यासियत तारी है, जो नतवानी की अलामत है। वो दीदे घुमा के चारों तरफ देखते हैं, फिर जैसे उनकी आंखें बुझने लगती हैं। मरीज के लिए ये मायूसी अफसरदगी भी अच्छी होती। खैर, डॉक्टर सांस भर के बोला, बहरहाल ये सकूत जख्म के लिए ज़रूरी है। सब ठीक हो जाएगा साहब, इंशाल्लाह, डॉक्टर ने वसूख से कहा। फिर हुमक कर बोला, चलिए अंदर चलकर बैठते हैं। इस वक्त नवाब सरवत और नवाब फहमीद के ख़ानदान के सिवा कोई नहीं, और हाँ, इनके चंद मुलाजमीन भी। नवाब नौकर की जोड़ी पुरानी है। वाकई खूब कहा आपने। डॉक्टर की आवाज़ चटकने लगी और वह शाइस्तगी से बोला, आइए ना, अंदर आइए। कम से कम चाय पी के जाइएगा, नाश्ता भी कहाँ किया होगा आपने। वेटर ने उसका शुक्रिया अदा किया और उज़र किया कि सरे दस्त किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना है। शाम तक वक्त मिले ना मिले, इसलिए सवेरे आ गए। रात को अंदर भीड़ भाड़ न हुई तो ज़रूर बैठेंगे और डॉक्टर के साथ अरबी कहवा पियेंगे। विठल के इनकार पर डॉक्टर मायूस हुआ था, लेकिन फिर शायद ये ख्याल करके उसने जोर नहीं दिया कि अब नहीं तो कुछ देर बाद नवाब की इयादत करने वाले अज़ा अहबाब का हजूम हो सकता है। कहने लगा, हमने सोचा था आज आपको नवाब सरवत के पास ले जाएंगे, फिर इरादा बदल दिया कि कहीं कोई मनफी असर ना हो। आपको सामने देखकर यादें ताज़ा हो सकती हैं। विठल ने सर हिला के तायद की और डॉक्टर से इजाज़त चाही। उससे रुखसत होकर हम चंद कदम ही दूर गए होंगे कि उसकी आवाज़ पर ठहरना पड़ा। हम तो भूल ही गए थे। कल शाम वो लोग हमारे करीब पहुंचते ही उसने मुस्तरबाना कहा, वो पुलिस वाले आए थे। विठल ने तहम्मुल से सुना और खामोश रहा। इत्तेफाक से इनमें एक ऑफिसर नवाब फहमीद का शनासा निकला। उसके वालिद से नवाब साहब के मुरासम थे। 2 अफसर थे, एक कोई बड़ा मनसबदार था। हमने आपको बताया कि रियासत में ऐसे वाक़यात शाज़ो नादर ही होते हैं। दोनों हाथ से परेशान थे। बहरहाल नवाब फहमीद ने मतानत और इस्तकामत से गुफ्तगू की, सब्र और सुकून से, और कोई तकरार नहीं की। उन्होंने आपके सलूक का जिक्र किया कि आप किस तरह ज़ख्मी नवाब सरवत को यहाँ तक लाए थे। हमारी वकालत भी की कि हम तो पुलिस को मुतला किए बगैर इलाज के लिए आमादा ही नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने तरह तरह के वास्ते दे के हमें मजबूर कर दिया। खैर, पुलिस ऑफिसरों को इस बात पर कोई तकद्दुर भी नहीं था। वो या तो वाक़े के सबब जानने की फ़िक्र में है। हुकाम बाला ने रस्सी खींची होगी। उन्हें नवाब साहब मजन मियाँ के बाग में हलाक होने वालों की इतला मिल गई है। कुछ बाग के मुलाजमीन ने भी आंखों देखा बयान किया होगा। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। वो आपसे बात करना चाहते थे। नवाब फहमीद ने इनसे कहा कि ये कोई मसला नहीं। इस वक्त भी डॉक्टर के लहजे में बड़ी बेताबी थी। कहने लगा कि नवाब फहमीद ने उन्हें इत्मीनान दिलाया है कि हम लोग यहीं मौजूद हैं और नवाब सरवत की अयादत के लिए अज़राए नवाजिश दिन में कई बार जहमत करते हैं। हाँ साहब, हमने बोला था कि अभी हम इधर ही शहर से नहीं जा रहे, विठल ने बज़ाहिर सादगी से कहा। अब मुमकिन है वो फिर आए। अगर जल्द ही वो मुजरिमों तक ना पहुंच पाए तो दोबारा रुख करेंगे। आने दे साहब, इन लोगों का यही काम है। डॉक्टर के चेहरे पर एक सानिये के लिए बेचैनी हुईदा हुई, मगर विठल इसके सिवा क्या कह सकता था। नवाब फहमीद ने आपके बारे में बताया कि आप नवाब सरवत के मेहमान हैं और शहर में अजनबी। आप इस ज़हनी तौर पर कुछ कम मुतासिर नहीं हुए हैं। नवाब साहब ने कहा कि हम समझते हैं कि मुजरिमों की तलाश का आगाज़ नवाब मजन मियाँ के बाग से किया जाना चाहिए, वहीं से कोई सिरा मिल सकता है। हम चाहेंगे कि नवाब सरवत के मेहमानों को सबसे आखिर में जहमत दी जाए। डॉक्टर अज़राना अंदाज में बोला। मालूम होता है परसों रात आपकी गुफ्तगू नवाब फहमीद को अजबर थी।
उन्होंने साफ कोई और बेबाकी से पुलिस ऑफिसरों से कहा, एक सच तो यह है कि हम इस वक्त तक कुछ भी नहीं कह सकते जब तक हमारा भाई कुछ बताने के लायक ना हो, और खुदा ने चाहा तो हमारी आंखों का पर्दा हटने में ऐसी देर नहीं लगेगी। फिर आप क्या, वो नुत्फा ना तहकीक किसी खो में हो, हम इन्हें ढूंढ निकालेंगे आपके पहुंचने से पहले। विठल ने बहुत देर बाद सर उठाया और हिचकिचाते हुए बोला, बड़े नवाब साहब को बोलो साहब, पुलिस वाले ज़्यादा अड़ी करे तो इनसे अपने लिए टाइम ले लें, चेहरा करा देंगे इनको। फिर डॉक्टर कुछ न कह सका और होंठ भींच के रह गया। रात को किसी वक्त आने का कह के विठल ने डॉक्टर को विदाई सलाम किया। हम 9 बजने से कुछ पहले ही होटल वापस आ गए। रात तक अब फरागत ही फरागत थी, दीवारें तकते रहना और बिस्तर पर लौटते रहना। इसके अलावा भी और मशगले थे, होटल में तैयार होने वाले पकवान और मशरूबात की फहरिस्त का तजुर्बा करना, खिड़की का पर्दा हटा के शीशे से हद्दे नज़र तक फैली ऊंची नीची इमारत का नज़ारा करते रहना। जगह की कोई तंगी नहीं थी। जेल की कोठरी से 20 गुना बड़े 2 जुड़े हुए कमरे थे। फर्श पर कालीन, छत पर फानूस का दादा आईने, मेज़, कुर्सियाँ, सोफ़े, गुलदान, दीवारों पर रंग रंग मनाजिर की तस्वीरें, नरम गद्दों की मसैरियाँ, खिड़कियों पर 2 तरह के पर्दे, ऊपर मखमली नीचे रेशम के। सब चीज़ें साफ व शफाफ, आराम ही आराम, सुकून ही सुकून। विठल की जेब में पैसों की कमी नहीं होगी, ज़रूरत पड़ने पर बम्बई से और पैसे आ सकते थे। अब्बाजान के पास तो पुश्तों का खजाना था। मुमकिन है चलते वक्त अब्बाजान ने हिफ्ज़ मुतकद्दम के तौर पर बाअसर नवाबों के चश्म खैरगी के लिए चंद नादिर हीरे भी विठल की जेब में डाल दिए हों। जोरा ने कल किसी वक्त ताश की गड्डी, शतरंज और चौसर खरीद ली थी। तीनों चीज़ें इसने मेज़ पर रख दी थी। किसी ने उन्हें नहीं उठाया, जोरा ने भी किसी को नहीं उकसाया। विठल वर्जिश करता रहा। जुमरू और जोरा ने भी इसकी देखा देखी हाथ पैरों को हरकत देना शुरू कर दिया था। डॉक्टर के हाथ जख्मी सरवत को 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिन और इसी तरह गुजर सकते हैं, और 3 दिन क्या, एक और हफ्ता, एक और महीना। हर सुबह शाम हमें पाबंदी से हाजिरी देना है। नवाब फहमीद अपना मुख्ता सुनाता रहेगा और पुलिस सुनती रहेगी, और हम विकाजी होटल के बिलोरी कमरों में ऐंठते मुस्ताते रहेंगे। वर्जिश से निपट के विठल ने चाय मंगवा ली। होटल के खिदमतगार मौका के मुंतजर रहते थे। घंटी बजते ही दरवाजे पर दस्तक होती, उधर मुंह से निकलता नहीं था, उधर तामील हो जाती। मुट्ठी भरते रहने का ये करिश्मा था। पैसे पर आदमी कैसा फिरकी बन जाता है, उसे तो जैसे पर लग जाते हैं। इनका बस नहीं चलता था कि वो क्या ताजीम बचा लाएं, किस तरह खुद को निसार कर दे। दिन में 2 बार कमरों की सफाई, सुबह गुलदानों में ताज़ा फूलों की आराइश। कोई विठल के लिए आबद शाप रोड से चांदी के वर्क में लिपटी लोंग टुंगी कोई गिलोरियां लेकर आता था, तो कोई अगरबत्तियां सुलगा कर कमरा महका देता था। सारा दिन सोने के इस पिंजरे में कट गया। बस इतना था कि पिंजरे की दरकशाई अपने इख्तियार में थी। जिंदा भी तरह तरह के होते हैं, मजबूरी तो सबसे बड़ा जिंदा है। रात के 9 बजे कल की तरह खाने और चाय पीने के बाद विठल ने होटल से निकलने का इरादा किया। हम आधे घंटे में डॉक्टर के महल्ले में पहुंच गए। गली में कदम रखते ही मुझे झटका सा लगा और मैंने भटकती निगाहों से विठल की तरफ देखा। एक लम्हे को तो ऐसा मालूम हुआ जैसे हम गलती से किसी और गली में आ गए हों। विठल के पैर भी अटकने लगे। डॉक्टर का मकान दूर से नजर आ जाता था। दरवाज़ा बंद था और चारदीवारी के आसपास कोई मोटर या कोई दूसरी सवारी खड़ी नहीं थी। रोशनियाँ भी कम थीं। अभी इतनी रात नहीं हुई थी। कल हम भी तकरीबन इसी वक्त यहाँ आए थे। सुबह भी अव्वल वक्त के बावजूद 2 मोटरें खड़ी थीं। विठल ने मेरा इशारा थपथपाया और आगे चल पड़ा। उसकी रफ्तार तेज हो गई थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, इमारत पर छाया हुआ सन्नाटा और महसूस होने लगा। मैंने पहले दरवाजे की झुर्री से झांक कर देखा। बरामदा खाली पड़ा था और कम रोशनी का एक कमकमा टिमटिमा रहा था। मैंने बाउजलत घंटी का बटन दबा दिया। अंदर बरामदे का दरवाज़ा खुलने में देर नहीं लगी। वो डॉक्टर का बूढ़ा मुलाजिम था। उसकी सदा पर विठल ने अपना नाम बताया। मुलाजिम बरामदे से नीचे आ गया। वो भी दरवाज़ा खोल रहा था कि पीछे से डॉक्टर की आवाज़ आई, आइए आइए, अंदर तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर तेज़ कदमों से दरवाजे पर आ गया और मुलाजिम को हटा के खुद बाहर चलाया। रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर जलती हुई आग साफ नज़र आ रही थी। क्या बात है साहब? विठल ने जकड़ी हुई आवाज़ में पूछा। आपको कुछ नहीं मालूम? डॉक्टर इसरारी अंदाज में बोला। क्या साहब? डॉक्टर ने डूबी हुई आंखों से विठल को देखा और हाथ फैलाकर उसके सीने से लिपट गया। दूसरे लम्हे वो हंकारियाँ भरने लगा। मेरा सारा जिस्म शल हो गया था। विठल भी दम बखूद खड़ा रहा। आपको बहुत तलाश कराया। हदायत अली सारे 4 कमान के इलाके का चक्कर लगाया। कोई 11 बजे से 2 मोटरें मुसलसल आपकी तलाश में घूमती रहीं। जाने कहाँ कहाँ गए ये लोग। डॉक्टर बेरब्ती से बोला। विठल की आंखें फैल गई थी। अपने को खुल के बोलो साहब, उसने डॉक्टर को सीने से लग करते हुए कहा। कि क्या क्या बताएं? डॉक्टर की आवाज़ रुंध गई। विठल इसका बाजू थाम के अंदर दरवाजे में दाखिल हो गया। डॉक्टर को खुद भी अपने हिजान बदहवासी का कुछ एहसास हुआ। बूढ़ा मुलाजिम वही खड़ा था। डॉक्टर ने उसे नशिस्त का कमरा खोलने का इशारा किया। हम आपका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे।
मालूम था कि आप रात को किसी वक्त आएंगे, आपने रात ही को आने को कहा था ना। डॉक्टर गिरफ्तार लहजे में बोला, आपने देर कर दी, बहुत देर कर दी। काश हम सुबह आपको रोक लेते, मगर हमें क्या क्या। हम नशिस्तगाह में आके बैठ के मेरी रगों में खून जम गया था। विठल भी गूंग बैठा रहा। आप पूछने के लिए बाकी क्या रह गया था। ताम विठल ने हुज्जत की और बुड़बुड़ाते हुए बोला, कैसे हो क्या साहब। हम क्या कह सकते हैं, खुदा जानता है। हमने तो अपनी सी कोशिश की थी, मगर उसे मंजूर जो नहीं था। अपनी समझ में नहीं आ रहा साहब। डॉक्टर ने रुमाल से अपनी आंखें खुशक की और ठंडी सांस भर के बोला, हमारा काम ही ऐसा है। मौत यकीनी है और मौत से जंग करते रहना है। कभी हार कभी जीत, आर्जी जीत की खुशी और यकीनी हार का गम। शब रोज़ यही तमाशा रहता है, लेकिन खुदा गवाह है हमने कभी ऐसा दुख महसूस नहीं किया। विठल बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। यही कोई 7 बजे वो इन्हें ले गए हैं। डॉक्टर ने भराई हुई आवाज़ में कहा, हम अभी वहीं से वापस आए हैं। यहाँ घर में कह गए थे कि आप आए तो बिठा लें। सुबह नवाब सरवत की तदफीन है। आदमी अपनी ख्वाहिश के खिलाफ सुनने के लिए मुश्किल से आमादा होता है। बार बार ये गुमान होता था कि डॉक्टर हमारा इम्तहान ले रहा है। कभी कभी बहुत सुलझे हुए संजीदा किस्म के लोग भी बहुत नरवा मजाक पर उतर आते हैं। लगता है अभी कुछ देर में डॉक्टर शायद कोई और खबर सुनाए। विठल की आवाज़ पर जैसे फालज गिर गया था। वह पत्थर बना हुआ डॉक्टर की सूरत देखता रहा। मुलाजिम ने जग और गिलास का तश्त ला के सामने मेज़ पर रख दिया। विठल ने एक घूंट के बकदर पानी पिया और बोझल आवाज़ में डॉक्टर से कहा, ऐसा सुनने के लिए हम इधर ही नहीं आए थे, हम भी नहीं चाहते थे। डॉक्टर बुलबुलाते हुए बोला, उसकी आंखों में आंसू मड़ाए कहने लगा, हमें अंदाज़ा है कि आपको किस कदर सदमा हुआ होगा, होना चाहिए। सोच रहे थे कि आपको ये खबर किस तरह सुनाएंगे, काश किसी और जरिए से आपको मालूम हो जाए। विठल ने जेब से बंडल निकालकर बीड़ी सुलगाई। जख्म बहुत गहरा था, लेकिन इनका यहाँ तक आ जाना दूसरी ज़िंदगी मिल जाने के मानी था। आपने वक्त पर खून रोकने की तदबीर कर ली, हिफाजत और एहतियात से इन्हें यहाँ तक ले आए। और सबसे अहम बात यह कि इस कदर जल्द से जल्द ज़रा सी गफलत हो जाती तो इन्हें ये मोहलत भी ना मिलती। वो तो उसी दिन ख़त्म हो गए थे। शुरू शुरू में तो हम भी मायूस हुए थे, लेकिन कल से उम्मीद बन चली थी, सब उलट गया। विठल बीड़ी के कश लगाता रहा। डॉक्टर भी चुप हो गया। कमरे में मौत की सी खामोशी छाई रही। बहुत देर बाद डॉक्टर ने सर उठाया और होंठ चबाते हुए बोला, हमको माफ़ कर दीजिए, हमें कुछ मालूम नहीं था जनाब के कैसे लोग हमारे घर आते रहे हैं। इधर नवाब की तरफ से भी पल भर की फुर्सत नहीं मिली थी कि हम आपकी कोई खिदमत वाजबी इज्जत कर सकते। कैसा बोल रहे हो साहब। विठल ने धुंधलाई हुई आवाज़ में कहा, अपने को बहुत मान दिया आपने। सच पूछिए तो हमें आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं थी। हमने तो जैसे आज ही आपको देखा है। क्या साहब। विठल के शाने सीधे हो गए। उन्होंने ही आज हमारी आंखें खोली, वरना हम तो अंधेरे में ही रहते। हमसे कैसी नादानी हो रही थी। डॉक्टर खुद कलामी के अंदाज में बोला, मगर इनके अलावा हमें बता भी कौन सकता था। नवाब साहब ने कुछ कहा आपको। उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया। डॉक्टर की आवाज़ बिखरने लगी। जो बातें वो आपसे करना चाहते थे, आपसे न कह सके तो उन्होंने हमें अपना अमीन बनाया। वो आपसे मिलने के लिए इसी वजह से बेचैन थे। उन्हें बहुत पछतावा, बड़ा मलाल था। आखिर दम तक उनकी ज़ुबान पर आपका नाम था। मेरी तरह विठल का जिस्म भी अकड़ गया था। क्या क्या बोलना चाहते हो आप। विठल ने किसी कदर तुर्शी से कहा, कुछ नहीं, हम क्या कह सकते हैं, हमारी हैसियत तो तमाशाई की है। डॉक्टर का लहजा मिली जुली कैफियतों का गुमास था, बरहमी, हैरत, अफसुर्दगी और तंज। कहने लगा, हमारे पास तो उनका कहा हुआ अमानत है, जिसे हम जल्द से जल्द आपके सपुर्द करके बरे जुमा होना चाहते हैं। हमसे पूछिए तो हमें बार बार शुबा होता था कि कहीं नवाब सरवत की दिमागी हालत तो गैर मुतवाज़न नहीं हुई है। वो इतने बेरहम में ऐसे संगदिल भी हो सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो आप दोनों को ख़त्म कर देना चाहते थे। ये बात आपको भी मालूम हो गई थी। इसके बावजूद आपने इन्हें यहाँ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये क्या फसाना है। ये तो एक नाकाबिले यकीन किस्म की कहानी मालूम होती है। हम सोचते हैं तो हमारा रुआं रुआं लरसने लगता है। नवाब सरवत जैसे ख़ानदानी, सलीमुल अकल और बुर्दबार आदमी अंदर से ऐसे दीवाने और खुदगरज हो सकते हैं। डॉक्टर की आवाज़ सनसना रही थी। वो अपना चेहरा खसोटने लगा। हो जाता है साहब ऐसा। आदमी पूरा जंगल होता है, सारे जानवर होते हैं इसमें। विठल ने जहर हंस से कहा, उन्होंने आपके लिए ये सारा इंतज़ाम किया था, वो आदमी उन्हीं के बुलाए हुए थे। डॉक्टर ने जुजरी सी ली। उनके पास वक्त कम था और वो शदीद अजियत में हमसे ये एतराफ़ी इकरार कर रहे थे। वो कहते रहे, हम बुत बने हुए सुनते रहे। किसी वजाहत या तकरार का महल नहीं था, लेकिन इस वक्त हमारा जहन उलझा हुआ है। हमारे दिमाग से ये बात जाती ही नहीं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारा सुना हुआ खुद हमारे जहन का इंतशार है। हमने सब गलत सुना है, काश के ऐसा ही होता। डॉक्टर की जुबान बहक रही थी, जैसे उसे लफ्ज़ न मिल रहे हों। वो बेतरतीबी से बोला, सुबह आपके जाने के बाद इनकी हालत और सुधर गई थी। हमने अपने सीनियर डॉक्टर सदीकी से आने की दरख्वास्त की थी। वो तशरीफ़ लाए और इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन फिर जाने क्या हुआ। उधर डॉक्टर साहब गए थे, उधर नवाब की हालत बिगड़नी शुरू हुई। फिर वही जनूनी दौरा, वही हज़यान और नाला फरियाद। उन्होंने बरहा आपका नाम लिया।
नवाब फहमीद अपनी वालदा बहन और हमारी गुजारिश पर वो किसी हद तक काबू में आ गए थे। हमें देखिए, कल कितनी बार आप आए, हमने ज़रूरत नहीं समझी कि आपकी क़यामगाह का मुफस्सल पता पूछें। चार कमान का इलाका खासा बड़ा है, हमारा ख्याल था कि हदायत अली को मालूम होगा। उसने इनकार किया लेकिन निकल गया। उधर नवाब फहमीद के ड्राइवर ने भी आपको यहाँ आते जाते देखा था, वो भी शहर के मुख्तलिफ जगहों पर आपको खोजता रहा। दोनों नाकाम वापस आए, लेकिन नवाब फहमीद ने इन्हें दोबारा भेज दिया, क्योंकि जितनी बार नवाब सरवत की आंख खुलती वो हड़बड़ा के आपके नाम का विर्द करते। साहब उन्हें समझाते रहे कि आप बस आया ही चाहते हैं, कुछ देर हो जाती है। उन जैसे मालूम हो गया था कि उनका वक्त ख़त्म हो रहा है। 3 बजे के करीब इन पर फिर वही इज़्तिराब तारी हुआ। डॉक्टर ने चंद लम्हों के लिए तौक़ुफ़ किया और जग से पानी लौट के अपना खुशक गला तर किया और कटी पटी आवाज़ में कहने लगा। हमने डॉक्टर सदीकी को बुलाने के लिए मोटर भेजी और अपने जतन करते रहे। हमारे पास यही चारा रह गया था कि हम इन्हें ख्वाबदीदगी का इंजेक्शन लगा दें। हालांकि मुसलसल इतनी कसरत से इंजेक्शन लगाने के बाद हमें बड़ा तामुल था। डॉक्टर सदीकी भी मना करके गए थे। कोई और सूरत ना देखकर हमने नर्स को इंजेक्शन का इशारा कर दिया था। नवाब सरवत पूरी तरह होश में थे। उन्होंने नर्स के इंजेक्शन वाले हाथ पर हाथ मारने की कोशिश की। ये हरकत उनके लिए बहुत मुज़र थी। उनके टांके टूट गए। हम मुतअद्दिद मरतबा ऐसे मरहलों से गुजरे हैं, लेकिन हमारे हाथ पाँव ही भूल गए थे। वो जो कहते हैं मरने वाले को अपनी मौत का इल्म हो जाता है और कोई मौत का अज़म कर लेता है तो उसमें एक तवानाई आ जाती है। उन्होंने हमसे इल्तिजा की कि वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पहले हम तहम्मुल से उनकी बात सुन लें। हमने दरख्वास्त करके उनकी वालदा बहन और नवाब फहमीद को पहले ही बाहर भेज दिया था। वहाँ हम ही थे। नवाब सरवत की ख्वाहिश पर कि वो हम ही से बात करना चाहते हैं, हमने बादल नख्वास्ता नर्स और अपने मावन को भी बाहर चले जाने की हिदायत कर दी। तब उन्होंने ज़ुबान खोली। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए और उन्होंने हमसे कहा कि आप आएँ तो हम उनकी तरफ से आपके पैर पकड़ के माफ़ी मांग लें और कहा कि इनके गुनाह के कफ़ारे में ये सज़ा मौत की सज़ा निहायत कम है। उन्होंने हमसे कहा कि इन्हें बाबर जमा खां की लाशी की ज़रूरत थी। मैं उछल पड़ा। डॉक्टर ने मेरा ही नाम लिया था और जो मैंने सुना था वही कहा था। मेरा सीना बंद होने लगा और आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। नवाब सरवत ने किसी मौलवी मोहम्मद शफीक साहब को तरह तरह के वास्ते दिए और मुख्तलिफ हीले हरबे भी आजमाए। डॉक्टर ने घुटी आवाज़ में कहा और आखिर इन्हें यकीन आ गया कि मौलवी साहब एक मजबूर शख्स हैं। मौलवी साहब खुद बाबर जमा खां से कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, क्योंकि वो दोहरे कत्ल के जुर्म में एक सज़ा याफ्ता आदमी है और इनकी नाजुक और हसास बेटी के लिए किसी तौर मौजू नहीं रहा है। लेकिन इनकी बेटी जो कभी बाबर जमा खां से मंसूब हो चुकी थी, इसी की आस लगाए हुए है। चनाचा इन तमाम हुज्जत के बाद नवाब सरवत इस नतीजे पर पहुंचे कि वो इस लड़की को तभी हासिल कर सकते हैं जब बाबर जमा खां का कोई वजूद ही ना रहे और जब तक लड़की अपने मतलूब का अंजाम अपनी आंखों से ना देख ले। यकायक डॉक्टर रुक गया और वो वहशतज़दा नज़रों से मुझे और विठल को देखने लगा। बाबर जमा खां आप ही है ना? उसने हकलाते हुए मुझे मुखातिब किया। मुझसे जवाब नहीं दिया जा सका। मुझ पर तो सन्नाटा तारी था। मेरी बजाय विठल ने कहा, हाँ साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। हम तो सिर्फ नवाब सरवत का कहा हुआ दोहरा रहे हैं, इसमें हमारा कुछ शामिल नहीं है। आप आगे बोलो। जी हाँ, डॉक्टर मुंतशर हो गया। नवाब सरवत के बकौल उन्होंने अपने आप को बाज रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सके। वो हर सूरत हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहते थे। मौलवी साहब उंदिया दे चुके थे कि वो अपनी बेटी के लिए इसे बेहतर रिश्ते का तस्वुर नहीं कर सकते, मगर जब तक बाबर जमा खां की दीवार हायल थी, इस कौलो करार की हैसियत महज एक रस्म की अदाई खुश फिक्री और खुश ख्याली से ज़्यादा नहीं थी। नवाब ने गालबन इसी वक्त से हाके बनाने शुरू कर दिए थे। जब सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए होंगे तब उन्होंने आपको अपने मकतल में बुलाने का फ़ैसला किया और आपको ख़त लिख दिया। उन्होंने ये वजाहत भी ज़रूरी समझी कि इसमें मौलवी साहब की माँ का कोई दखल नहीं था। हादसों का इतफाक़ हर वक्त मुमकिन है। उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन हमारा क़यास है कि इस इतफाक़ हादसे का तासुर दे के नवाब सरवत को मौलवी साहब और इनकी बेटी के सामने बाबर जमा की लाश पेश कर देनी थी, अपनी तरफ से नहीं तो करिंदों के ज़रिए। ज़ाहिर है उन्हें अपनी सितमगरी का ये रूप मौलवी साहब और लड़की से तो बहर तौर छुपाना चाहिए था। अपने को बाकी का मालूम है, विठल ने तुंद लहजे में कहा। आगे का आपको कुछ पता हो तो बोलो साहब। मौलवी साहब अभी किधर ही हैं? हम समझ सकते हैं कि जिक्र आपके लिए कितना तकलीफ दे हो सकता है। खुद हमें ये सब कुछ दोहराते हुए बहुत जबर करना पड़ रहा है, लेकिन हम तो मरहूम नवाब की ख्वाहिश की तमील कर रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बेहद ताख़ीर से इस वक्त आपको जाना जब सारा खेल ख़त्म हो चुका था और आपने इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये तगो दो ये सलूक किया। वो कहते थे तब उन्हें अपने दीवानेपन का एहसास हुआ और ये एहसास भी मौलवी साहब ने आपके मुतालिक यकीनन इनसे गलत बयान किया है। ठीक है साहब, विठल ने तलखी से कहा, पर हम मौलवी साहब के बारे में पूछते हैं। हाँ, डॉक्टर परेशान सा हो गया। वही आपको बता रहे थे। नवाब सरवत ने हमें इनके बारे में बताया, वो इसी शहर में है। नवाब ने गाजी बंडा मोहल्ले में इन्हें एक मकान लेकर दिया है।
विठल की भवें सिकुड़ गई। उसने पहलू बदला और बज़ाहिर थमी हुई आवाज़ में पूछा, नवाब साहब ने आपको पता बोला? जी जी हाँ, डॉक्टर ने सर हिला के तेज़ी से कहा। नवाब सरवत का मकसूद यही था। उनके पुराने शनासा हकीम नजीबुद्दीन का मकान है। हकीम साहब मकान के निचले हिस्से में मुकीम है। बलाई मंजिल पर मौलवी साहब हैं। नवाब सरवत ने खादम और बांदी भी मौलवी साहब की खिदमत के लिए मुकर्रर की हुई है।